बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब निगरान वज़ीर आला सिंध नामजद हो गए हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि रिस्क ज़ीरो होने तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। इस समय दिन भर जो आम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तमाम सूबों में तकरीबन असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और निगरान हुकूमतें आ गई हैं। क्या ये अब तक जो सवाल है वो क्या गर्दिश कर रही है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे या ताख़ीर से? देखिए, सवाल गर्दिश कर रहा है बिल्कुल। और ये जो सवाल है ये है कि अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे या फर्दर इसमें डिले होगी। और ज़ाहिर है कि ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और उसके साथ ही दो बातें, मतलब एक तो ये है कि जी नवंबर, एक ये है कि शायद फरवरी मार्च, और एक ये है कि उससे भी ताख़ीर। ये वो है जो हम ज़ाहिर है कि टीवी पे और मोबाइलों में तकारीर सुन रहे हैं सारी। एक सिस्टम चला गया है जी। एक हुकूमत नहीं गई, एक निज़ाम चला गया। निज़ाम, जमहूरियत मौजूद है, 73 का आइन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक सिस्टम का जो लफ्ज़ है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सिस्टम चला गया और अगला सिस्टम, उसमें कौन सी जमातें किस रंग रूप में होंगी, कौन सी नहीं होंगी, उसका खाका क्या होगा। और तेज़ी के साथ अगर ये इंतखाबात फरवरी में भी होते हैं तो उस वक्त तक आपको आने वाले चंद हफ्तों में बहुत बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पे नजर आएंगी। और यानी इस तरह से आप देखें कि आज से 3 या 4 महीने पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि तहरीक इंसाफ के साथ ये मामला होगा जी। लेकिन हो गया। इसी तरह से अगले चंद दिनों में या हफ्तों में गालिबन ऐसा बहुत कुछ होने जा रहा है जिसका इस वक्त तसव्वुर नहीं हो सकता, लेकिन तेज़ी से होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत से मामलात में जो पाकिस्तान ने आगे किस तरफ जाना है, ये ख़ित्ते और जो पूरा रीजन ग्लोबली जो मामलात हैं उसमें ये फ़ैसले पाकिस्तान थोड़ा सा, मतलब अगर आप पीछे रहे 3-4 आपको जो है ना वो छलांगे लगानी पड़ती हैं आगे जाने के लिए। तो हम बहुत पीछे तो नहीं, लेकिन हम उसको तेज़ी के साथ हम अपनी जगह जो है वो बना रहे हैं। तो अंदर जो है वो मुल्क के अंदर बदअमनी या इंतशार या खल्फिशार या ऐसे सारे मामला उसके ऊपर आने वाले दिनों में काबू आपको नज़र आएगा। दूसरी बात, 18 तारीख को अच्छा सारी हुकूमतें चली गई हैं, अगली हुकूमतें की शक्ल में आएंगी कोई नहीं जानता, कौन सी जमातें होंगी कोई नहीं जानता, किसका किससे इत्तेहाद होगा कोई नहीं जानता। 18 तारीख को 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा नैब तरामीम केस, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज किया गया था तरामीम को, जिसमें नैब की में जो ये पार्लियामेंट जिसके बारे में तारीख़ी जुमला शाहिद खान अब्बासी साहब भी कह गए तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आने के बाद जो सबसे पहला एक काम इनके हाथ से हुआ था वो ये था कि अपने नैब के केसेस माफ़ करवा। तो वो नैब तरामीम चैलेंज हो गया था मामला, और वो उसकी तकरीबन मेरा ख्याल है 45 या 46 या 47 इतनी समातें उसकी हुई, लेकिन अब उसकी समात लग गई है। पहले होता था तो यहाँ से पार्लियामेंट में से ज़ाहिर है बहुत हंगामा, अब पार्लियामेंट नहीं है तो वहाँ पे, और 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा, 3 रुकनी बेंच। और इसकी 18 तारीख को समात होगी जी। कि क्या नैब के अंदर मतलब इतने करोड़ की करप्शन जो है वो नैब में जाएगी, तो इतने करोड़ की उधर से उधर जाएगी, तो क्या उसमें क्या उलट पुलट करके उल्टी सीधी तरामीम हो गई थी। और वो अगर तरामीम ऊपर नीचे होती हैं तो उसके नतीजे में कई मुकदमात दोबारा खुल सकते हैं जो कि किसी ख़ास लेवल पे बंद हो गए थे। ये कहा गया था कि जी इसको मुनासिब फोरम पे भेजें, ये नैब
मतलब नैब का नहीं है, किसी और अदालत में भेज दें, उधर दे दें, तो पता चला ये तरामीम अगर उड़ जाती हैं या रहती हैं, मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला आता है, तो वो सारा का सारा फिर वापस। तो आने वाले दिनों में जो है वो, अच्छा अभी ये जो नया निगरान सेटअप है ये अभी अपनी शक्ल लेगा। ये शक्ल अभी इसका रंग रूप जो है सूबाई सतह जो लेवल पर भी और कौमी सतह पर भी ये अभी अपनी यानी आप समझें कि शक्ल मुख्तलिफ कि ये किस तरह से कैबिनेट होगी, ख़जाना कैसे देखा जाएगा। आज रात को इतलात हैं 15 तारीख को 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की कीमतें वगैरह बढ़ती हैं, तो आज देखते हैं रात को बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्या ऐलान होता है। लेकिन पेट्रोल पंप्स वगैरह पे इस वक्त काफ़ी रश लगा हुआ है और डॉलर जो है वो 300 रुपया क्रॉस कर गया है। तो फौरी तौर पे यकीनन अब जो निगरां वज़ीर आज़म है उनके ऊपर भी दबाव है कि जल्दी वो कैबिनेट अनाउंस करें, कम से कम कोई वज़ीर ख़जाना ऐसा है जल्दी जो कि ये काबू पाए ये मीशत, क्योंकि मीशत को आप छोड़ नहीं सकते आपने वहीं पर, क्योंकि वो क्लॉक टिक टिक कर रही है और तेज़ी के साथ। तो IMF का हर रोज़ दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा आपने वो अहदाफ उनके तरफ से डेलीगेशन ने आना है, फिर आपने आगे मीशत को, तो ये सारे मामला जो हैं वो आपस में तेज़ी के साथ कहीं इसमें दोबारा गड़बड़ ना हो जाए। और साथ साथ ये है कि अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ भी ना पड़े, सख्त फैसले हों मगर वो सख्त फैसले अवाम के लिए ना हो। और तो ये अब इस वक्त देखते हैं कि ये जब काबीना सामने आती है और मामला आगे चलते हैं तो किस तरह से। लेकिन मैंने आपसे ये कहा ना कि इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने बात की ना कि कौन सी सियासी जमातें होंगी या कौन सी नहीं होंगी, या कौन सी क़यादतें होंगी मैदान में या नहीं होंगी। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि उस वक्त वापस आएंगे जब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद बात की, उन्होंने कि जब बिल्कुल मामलात उनके बिल्कुल यानी वो लंदन में ही उनको एक फ़ैसला सुना दिया जाएगा कि आप वापस आएँ, उससे पहले वो वापस नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से ये बात खुद भी समझते हैं वो नवाज शरीफ साहब ये बात जानते हैं। उनको मतलब ये नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहेंगे तो उनको, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, उसके बाद आज बात आई कि जी वो उनकी फैमिली ज़रा ने कहा कि 15 सितंबर आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब बिल्कुल यानी अब आप देखें ना कि दो बड़ी जमातों की जो क़यादत है वो इस वक्त सियासी निज़ाम से माइनस है। और अगर आप पिछले 5 सालों को देखें तो 3 जमातों की क़यादत, एक आप उसमें बानी MQM को भी शामिल करें तो 3 बड़ी जमातों की जो क़यादत है वो माइनस हुई है। अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि क्या शक्ल इख्तियार करता है पॉलिटिकल आपका जो लैंडस्केप है कमिंग डेज़ में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ, पैट्रियट्स और ये मुस्लिम लीग काफ भी है कहीं, ये भी सारा। और आप ये देखें कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है मुख्तलिफ हवालों से। ग़ालिबन इस वक्त जो मुल्क में माहौल है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। एक तो हमें सामने नज़र आई ज़ीरो टॉलरेंस वो टेररिज्म के ऊपर नज़र आई है, और आर्मी चीफ़ का जो अब तक का जो एक वाज़ेह उनकी चीज़ सामने नज़र आई, बाकी तो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो सेटअप उसमें, लेकिन जो वाज़ेह चीज़ नज़र आई है वो ये है कि टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये कैनी साहब के दौर में या उससे पहले मुझे बड़ा एक इशू खड़ा हो गया था ये 9/11 के बाद, तो और उसमें ये था कि बातचीत की जाए, फिर एक बातचीत हो रही है, फिर वो नाकाम हो रही है। सारे हमने मुज़ाकरात देखे हुए हैं 2005 से 4 से, जब से पहला दौर हुआ था तो उसको भी विटनेस किया हुआ है। और उसके बाद कभी वो बात बनती थी फिर ख़त्म होती थी, कभी फिर उसमें जराइम पेशा गिरोह शामिल हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, दहशत गर्दी पूरे मुल्क में। और मुझे वो एक दफ़ा बल्कि एक दफ़ा बात हो रही थी तो किसी जगह पे तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने कि जी वो हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा अब जो है वो समझ लिया कि दहशत गर्दों को कैसे पकड़ना है और कैसे ख़त्म करना है, और जदीद तरीन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ गई। और
और तो मैंने कहा जी वो आपने उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने भी आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह आप इधर ट्रेन होते हैं वो भी ट्रेन होते जाते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी आती है, उधर उधर वो भी एडवांस होते हैं। इसीलिए आपको ये जो वाक़यात नज़र आते हैं ना, धमाका हो गया कहीं, ये बहुत सारे वाक़यात नहीं होते, उससे पहले रोक लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के बस में नहीं होती और वो हो जाती हैं। बहरहाल तो ज़ीरो टॉलरेंस टेररिज्म पे, इसी तरह से ज़ीरो टॉलरेंस और काफ़ी मामला पे नज़र आएगी। मतलब मिसाल के तौर पे परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है, अब आप देखें परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको दोबारा 14 दिन का जिस्मानी रिमांड उनको, और वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में, दूसरा तो तीसरा तो फिर कई दफ़ा वो उनकी ज़मानत तो ये है, वो दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। और जो इसमें जो 6 केसों में आज ज़मानत साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI की जो है वो आज 9 मई के हवाले से, मैं अभी अपनी उस बात पे, मेरा बड़ी दोस्त अहबाब से बात होती है हमारे, ज़ाहिर है कि बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, लेकिन वो कहते हैं हमेशा कि तोशा खाना, मुझे ये लगता है हमेशा कि ये 9 मई ज़्यादा संगीन, 9 मई ज़्यादा संगीन। और क्योंकि तोशा खाना जो है वो तो है, लेकिन वो तोशा खाने में तो फिर बहुत से लोग हैं ना, वो फिर वो एक पॉइंट उठता है कि ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये चूँकि स्पेसिफिक है 9 मई, तो इसलिए ये ज़्यादा संगीन केस है। और 9 मई के हवाले से 6 मुकदमात में आज उनकी ज़मानत खारिज हुई है, यानी अगर एक में बेल हो जाएगी, दूसरे में रहे, दूसरे में तीसरे में। और साथ ही जो हसन न्याज़ी साहब हैं उनको गालिबन बलूचिस्तान की पुलिस ले गई है, तो वो अपने पास रखेगी, फिर वो पंजाब की पुलिस ने मांग ली है, वो एक मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर उसमें नामज़द है। इसमें और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। अब पिक्चर क्या बनेगी पॉलिटिकल? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक हदायतनामा जारी किया और उसमें ये कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब वो कैसे होगी, किस तरह से दी जाएगी, कैसे, उन्होंने और भी बहुत सारी मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतों कोई सियासी जमातें उसके उनके फंड्स इस्तेमाल ना करें, रिसोर्स इस्तेमाल ना करें, पूरा उनका एक हदायतनामा आया और मुनासिब है इलेक्शन कमीशन के हवाले से बिल्कुल। लेकिन उसमें अब लेवल प्लेइंग फील्ड का एक इशू है कि उधर से पाबंदी भी है, उधर से, तो ये आने वाले दिनों के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि ये अभी ये नया सिस्टम जो है ना, नया सिस्टम जो इलेक्शन तक जाएगा, इसको कोई तरतीब नहीं दे रहा होगा, ये खुद ब खुद बात से बात निकलती ये आगे इलेक्शन तक जाएगी। एक कोई कानूनी दलील आएगी, कोई दूसरा, कोई मतलब वो बातें आगे से आगे खुद ब खुद और तेज होगा, तेजी से होगा। इलेक्शन इंश्योर कराना अब इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जैसे कि अभी तक ये नहीं पता तहरीक इंसाफ होगी नहीं होगी, पैट्रियट किसके साथ होगी, और आप ये देखें ना कि ये जो हुकूमत थी, इसको जब वो तहरीक अदम एतमाद आई तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक की, लेकिन उसका होना ज़रूरी था। वो ना होता अगर तो ये राजा रियाज साहब नाम कैसे देते, वो मुशावरत कैसे, तो एक अजीब सा बस आप समझें कि वो ये शक्ल लेगा, ये जो पूरा पॉलिटिकल, ये जो इवन जो केयर टेकर सेटअप, ये भी अपनी शक्ल लेगा। और अभी शक्ल लेगा ये अपनी, ठीक है। अच्छा, इसमें यानी मिसाल के तौर पे देखें, जैसे अगले महीने अगर आरिफ अलवी साहब चले जाते हैं, फ़र्ज़ करें एक मिसाल के तौर पे, अगले माह अगर आरिफ अलवी साहब चले जाते हैं और उनकी जगह चेयरमैन सेनेट, जो बात ये हो रही है कि जी वो अपनी जगह कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है चले जाएँ, तो अगर वो चले जाते हैं अपनी जगह से, तो इसका मतलब है कि मुल्क के जो कायम मकाम सदर होंगे सादिक सिंह जिलानी साहब होंगे, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फाइज़ साहब होंगे, और वज़ीर आज़म जो हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं, काकड़ साहब। तो ये 3 ओहदे हमारे बलूचिस्तान के पास होंगे। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि अब ये किस तरह से, जैसे कराची में इस वक्त गवर्नर और वज़ीर आला दोनों जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं सिंध से, तो ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से अपनी शक्ल जो है, ये एक सेटअप चला गया, दूसरा जो आगे ये केयर टेकर और फिर अगला इलेक्शन, उससे पहले बहुत कुछ होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और खदशे का इजहार किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आम इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर हो सकती है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा खबरदार किया जा रहा है कि अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो उसकी सूरत में संगीन नताइज हो सकते हैं। तो क्या वाकई में इंतखाबात में अगर ताख़ीर होगी तो उन कवानीन की वजह से होगी जो इस पार्लियामेंट ने पास की। तो अगर इस पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून पास किया है जो कि आइन से मुतसादिम है,
तो फिर ये पार्लियामेंट ही खड़ी होगी ना आर्टिकल 6 के सामने। अगर इन्होंने ऐसे कवानीन पास किए हैं और ऐसी बातें की हैं जो कि ये समझते थे कि नहीं होनी चाहिए थी और ये कर गए जाते जाते, और आखिर में ये हुआ है। कई लोग, रज़ा रब्बानी साहब ऑन रिकॉर्ड है, बहुत से लोग हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, बिल आता था और पास हो जाता था। बहुत से बिल आज साइन हो गए, बहुत से वापस चले गए। तो और उसमें एक बिल जो वापस किया है वो तो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो जिसमें बगैर वारंट के पुलिस को और सिक्योरिटी अदारों को छापा मारने की, पकड़ने की, वो वापस कर दिए उन्होंने। तो बात ये सारी कि मैंने आपसे कहा ना कि ये अब इसको ज़रा थोड़ा सा जो भी कुछ हो रहा है, इवेंट्स बहुत हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, ज़ीरो टॉलरेंस आ गई है टेररिज्म पे, तो ये कम से कम एक सुकून है एक के भाई अब मुज़ाकरात के ये बड़ा एक मसला रहा है। कैनी साहब के दौर में था, फिर ये जनरल राहिल शरीफ ने ये डिसाइड किया था, हालांकि बड़ा मुश्किल था और उसमें बह चिढ़ गई थी कि जी ये पूरे मुल्क के अंदर बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, आप इनसे डायलॉग्स करें। डायलॉग क्लैरिटी के साथ उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही थी, 14-60 साहब थे, कोशिश पूरी की थी उन्होंने कि ये, लेकिन फिर उसके बाद वाकया कराची में एक टेररिज्म का वाकया एयरपोर्ट पे हुआ था, एक दूसरा वाकया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये ज़रूर शुरू करो और कोई जीरो टॉलरेंस, हाँ जीरो टॉलरेंस पे। और उसके बाद लेकिन जाहिर है कि आप ये जो वाकयात हैं ये बहुत मतलब है कि अफसोसनाक तो हैं दहशतगर्दी के वाकयात, लेकिन अब ये भी तो देखें ना कि एक यहाँ पे बहुत बड़ी एक जंग यहाँ पे लड़ी गई है और अभी अफगानिस्तान के लोग भी हमसे बहुत ज़्यादा वो भी मतलब ज़ख्मी हैं, वहाँ पर भी बहुत इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम डिमांड्स उनसे बहुत सी करते हैं लेकिन वो भी थके हुए हैं, थके हारे, उनकी बच्चियाँ, उनके घर, उनका सब कुछ यानी वहाँ पे तकरीबन बर्बाद है, माशी मसाइल, फिर सारा। तो अब हमने थोड़ा सा अपने को खुद को भी देखना है, उनको भी हेल्प आउट करना है और टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस और ये ह्यूमन राइट्स और स्कूल और बाकी और इश्यूज जो कि दुनिया के कंसर्न्स हैं उसके साथ हमने आगे चलना है, ठीक है। अच्छा, तो ये लेकिन रीजन के वाक़यात की मैं बात कर रहा था। अब देखें मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, एक तो ये है कि आज ज़ाहिर है 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी मुबारक होने, लेकिन इस मुबारकबाद के साथ साथ एक और मसला भी है। वो मसला ये है कि ये किस ने मशवरा दिया था, वो अरस्तु कौन था जिसने मशवरा दिया था कि आप जो 15 अगस्त है उससे एक रोज पहले चाइना के साथ मुज़ाकरात करें और ये आप बाकी जो है ना ये पेंगसू और ये सारे आप साइड पे रखें। आप सिर्फ जो है ना इस वक्त जो अहम तरीन स्ट्रेटेजिकली अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो वो जो है वो है देशपांग की, डेमचौक की भी है लेकिन मेरा ख्याल है कि देशपांग की ज़्यादा है। और देशपांग जो है देशपांग ला, क्योंकि ये बहुत डिटेल में हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है ये दौलत बेग ओल्डी रोड और ये सारा कि ठीक है ना, लद्दाख गलवान एक तरफ है, चाइना उधर, एक अब जाते हैं आप पूरा कराकोरम हाईवे तक ब्लॉकेज है, ये सड़कें इन्होंने बनाई हुई हैं और मतलब है कि बहुत सारे इनके जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे चाइना आ चुका, बफर जोन जितने बने हैं वो इंडिया के अंदर बने हुए हैं। अब ये मुलाकात जो कल हुई है इनकी, ये इनको नहीं करना चाहिए था। देखें आप अगर इस तरह की नाकाम मुलाकातें करते जाएंगे और वो भी उस वक्त करते जाएंगे जबकि आपको पता है कि कुछ नहीं होना, ठीक है। ये 19वां डायलॉग था कल और हमें दुख है इस बात का, मतलब मुझे कोई खुशी लेकिन इशू ये है कि अब वो अपने लोगों से ही बात गलत करते हैं तो इस पर क्या कहा जाए। ये मुलाकात जो है ये 7 घंटे चली, ये अमूमन रात तक चलती है। ये जो है ना ये सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, 5:30 बजे ख़त्म हो गई और 5:30 बजे ख़त्म हो गई और वो ना देशपांग पे कोई पेशरफ्त हुई और ना जो नेमचौक पे हुई और ना होगी, कभी भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। यानी उसके लिए प्रीमियर शी जिनपिंग को जो उनकी अपनी जो चेयरमैन माओ का जो पूरा चाइना का एक ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक उनका वो उसमें वो तब्दीली नहीं करेंगे। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिस पे बात हो सकती है, देखें ना हमारी इंडिया से कुछ चीज़ों में बात हो सकती है, क्रिकेट, तिजारत, आर्ट, ठीक है ना, आर्ट, ये सारा कुछ कश्मीर पे हो सकती है, नहीं हो सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आपकी बात हो ही नहीं सकती, ठीक है, ठीक है। कोई ना कोई रास्ते निकालने की कोशिश हो सकती है कि जी सियाचिन पे ऐसे करें, यूं करें आगे, लेकिन कुछ चीजों पे बात आपकी नहीं हो सकती। इसी तरह से चाइना कुछ मामलात पे बात कर सकता है, कुछ मामलात पे अब ये मुलाकात फेल हो गई और उस वक्त फेल हुई जब अगले हफ्ते ब्रिक्स
और फिर एक महीने के बाद जब हम ये बात कर रहे होंगे जिंदगी रही, तो ये G20 हो चुका होगा, G20 समिट हो चुकी होगी इंडिया में, जिसमें शी जिनपिंग का तवक्को कर रहे हैं कि वो आएंगे, और ब्रिक्स में क्या मुलाकात होगी। ठीक है, इस मुलाकात के फेल होने की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आपकी जो सिस्टम है इंतखाबात तक किस शक्ल सूरत में सामने आता है, इसका अभी तक वाज़ेह नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने अगर ये कहा है ना कि डेस्क बैंक की इम्पोर्टेंस है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि डेम चौक की इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और वहाँ पर जो ये जिसको CNN करके कहते हैं, नक्शे में हम देख सकते हैं इसको, चादिंग और नीलोंग नला का जो है इलाका, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोगों की अपनी अपनी राय है, वो शायद सबसे ज़्यादा जब आप नक्शे को देखते हैं तो आपको डेस्क बैंक, उसमें आप पेंगोंग सू, कैलाश वैली को कर लें, आप उसमें हॉट स्प्रिंग्स को कर लें, आप उसमें गालान वैली को कर लें, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, लेकिन ये जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और 65 में से 26 जगहों पे अब जो है सिर्फ भारत अगर 2020 से देखा जाए तो अब जा सकता है। यानी जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे वो 65 में से 26 पे, और बाकी जो बफर एरिया है, बफर जोन सारा वो इंडियन टेरिटरी पे बना हुआ है। तो एक दिन पहले इन मुज़ाकरात का कामयाब ना होना किसी भी सूरत, अभी तक एलामिया नहीं आया लेकिन इतलात ही है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो इसके ये अब इसमें आज जो है वो देखें, मॉस्को में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिससे प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उन्होंने रिकॉर्डेड मैसेज उसमें उनका है, और उसमें जो है वो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी रिकॉर्डेड मैसेज है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है। पाकिस्तान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे 76 मुल्कों के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें चाइना के तो आप समझें कि चाइना के तो डिफेंस मिनिस्टर खुद हैं। और अगर हम तास को यहाँ कोट करके देख सकें, उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है, तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक तो वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को वहाँ पे खुशामदीद कर रहे हैं प्रॉपर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। फिर उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल सिक्योरिटी टू टैकल कॉमन चैलेंजेस, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो है वो यहाँ पे आपको जो गेस्ट्स हैं उसमें गेस्ट लिस्ट आप देखें सिर्फ, ठीक है ना। ये सेंट्रल थीम जो है इसका ये है कि रेडिकल चेंजेस इन मिलिट्री पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में। अच्छा, आइसोलेशन में नहीं गया रशिया, ये ठीक है। तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ली शेंगफो, वो जो हैं चाइना के, वो पहुंच चुके हैं और वो 19 तारीख तक रहेंगे, 14 को पहुंचे, 19 तक रशिया में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा चाइना, बेलारूस, ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ्स हैं वहाँ पर। हाई रैंकिंग गेस्ट में कौन है? साउथ अफ्रीकन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उसके बाद म्यांमार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फर्स्ट डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जनरल हमीदुज्जमा खान, फॉर्मर ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर, और 76 मुल्कों के और वफूद हैं, जो कल तक और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस वक्त ये इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि चाइना यहाँ से बेलारूस की तरफ जाएंगे चाइना के जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर, और जब ये सारे इवेंट्स हो रहे होंगे तो वहाँ पर ब्रिक्स समिट शुरू हो जाएगी। बाय द टाइम ये दौरा ख़त्म होगा उनका बेलारूस का, और ये तो वो वहाँ पर ब्रिक्स समिट शुरू हो जाएगी, जो कि एक्सपेंड होने जा रही है। ब्रिक्स बड़ा दुनिया का फोरम बनने जा रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि बड़ा हो, चाइना चाहता है बड़ा हो जाए, रशिया भी चाहता है बड़ा हो, और चाइना बेसिकली ये SCO या जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स या और बहुत सारे फोरम जो हैं वो चाइना उनको ग्रेजुअली करेंसी वगैरह शायद अभी ना आए, लेकिन ब्रिक्स ने कहा है कि लोकल करेंसीज में अब तिजारत शुरू कर दें। तो ये मतलब एक तरह से डॉलर से हटके इंडिया कर रहा है ऑलरेडी, इंडिया भी पेमेंट्स कर रहा है, मुल्क अपनी अपनी करेंसीज में मुख्तलिफ करेंसी, हम रशिया के साथ हमने किया है तो वो दूसरी करेंसी में किया है। तो बात यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट समिट है।
लेकिन उससे पहले ये वहाँ पर क्या प्रीमियर शी जिनपिंग की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होगी, वो डिपेंड कर रहा था इसके ऊपर कि यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू हो। ये हो सकती है, नहीं भी हो सकती, चीज़ें फ्लूइड हैं। नाइजर के अंदर, वहाँ पर नाइजर के अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कि नाइजर के अंदर जो है वो जनाब नाइजर ने कहा है कि हम तो मानते ही नहीं है, और वो जो ECOWAS के ममालिक हैं बाकी सारे, अब वो एक दफ़ा उन्होंने कहा, 2 दफ़ा उन्होंने कहा हम तो ये जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनको हम गद्दारी का मुकदमा चला के सज़ाए मौत दे सकते हैं। अब वो रुके हुए सारे, क्योंकि वहाँ पर वो जंग, अब उनकी फिर समिट हो रही है। जंग तो अफ्रीका में एक दफ़ा शुरू हो जाए वो फिर ख़त्म नहीं होती, तो वो बड़ी कोशिश है नाइजीरिया की जंग ना हो किसी तरह। लेकिन नाइजीरिया, अच्छा इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ज़हन में रखें कि माली और बुर्किना फासो जो है वो उन्होंने हमायत कर दी है नाइजर की। अच्छा, अब आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेलीफोन कॉल हुई है, और वो टेलीफोन कॉल जो है वो टेलीफोन कॉल हुई है, राइटर्स कह रहे हैं कि 7वीं स्लाइड के प्यूटिन किससे बात कर रहे हैं, आज प्रेसिडेंट प्यूटिन किसी से बात कर रहे हैं। और राइटर्स की जो 7वीं स्लाइड है उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं माली के प्रेसिडेंट से। कौन सा नाइजर कू के बारे में जी, कौन सा माली जिसने, जहां पे वैगनर ग्रुप बैठा है, हाँ। कौन सा माली जो कह रहा है कि हम तो नाइजर के साथ हैं और लड़ेंगे, हाँ। ठीक है, कौन सा माली जो कि मतलब वो माली जहां पे उनसे फोन में बात की है प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो मजम्मत भी कर रहे हैं, वो साथ भी हैं, ठीक है। और ये यूरेनियम और सारे यहाँ पे जो भी इशू थे, तो अभी अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इतने सारे इवेंट्स हैं कि अच्छा लिबिया में फिर जंग शुरू हो गई है, ये बदतरीन जंग है वहाँ पे लिबिया, जहाँ पर एक्चुअली सीज फायर तो नहीं वहाँ पर, यानी मैं नाइजर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लिबिया, जहाँ ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉर्स और कर्नल कद्दाफी के बाद वहाँ सुकून नहीं आ सका। और उसके बाद सूडान में फिर लड़ाई शुरू हो गई है शिद्दत के साथ। वो सूडान उमर बशर के बाद जो हमने बात की थी, बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं, वहाँ पर आज घमसान की लड़ाई हो रही है दोबारा, लिबिया में भी, सूडान में भी, ये नाइजर के अंदर भी। ये सारे वो ममालिक हैं जो बराह रास्त जिनका असर पड़ता है आलमी क़ुव्वतों पे, आलमी क़ुव्वतों यूरोप पे, यूरोप ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक पे, फिर उसके बाद चाइना पे, उसके बाद सेंट्रल एशिया, ये आपस में सारा कनेक्टेड है। अब इस पूरी सिचुएशन में जो ग्लोबल इवेंट्स हैं ना, उसके अंदर ये पाकिस्तान में एक अदम इस्तेकाम है, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है वो अदम इस्तेकाम ग्रेजुअली वो उसको कम होना चाहिए, उसको कम होना चाहिए, क्योंकि वो अगर बढ़ता है अदम इस्तेकाम किसी भी तौर पे, तो आपका माशी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी कमिटमेंट पे। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये बड़े फैसले और सख्ती के साथ उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, आपको नजर आएगी आने वाले दिनों में। आप अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर रियासत, बतौर पाकिस्तान आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये जो अब इसमें, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो फैसले हैं लॉन्ग टर्म फैसले हैं, यानी अब आप ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लियाकत अली खान जो हैं हमारे पहले वज़ीर आज़म, वो मॉस्को नहीं गए थे, वो अमेरिका गए थे, तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था, और उस वक्त के लिहाज से उन्होंने, हमारे अकाबरीन ने मुनासिब समझा होगा, और हम उधर गए, और उसके बाद हम कई सालों तक अमेरिका के साथ रहे। आज भी हम अमेरिका से, हमारा फड्डा नहीं है, ये ज़हन में रखें, हम अमेरिका के साथ, बल्कि कल उनके बड़े पैगामात आए 14 अगस्त पे, उनकी बड़ी सेलिब्रेशंस हुई पाकिस्तान में, उनके कौंसलेट्स ने, एम्बेसीज में, उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबाद। तो हम इस वक्त जो है, लेकिन हम एक मिडिल ग्राउंड पे, हम इधर से, वो मैं कहते हैं ना, यहाँ से हम इधर आ गए। दूसरी बात ये है कि जो कश्मीर की बात है, कश्मीर के ऊपर तो बात नहीं हो सकती, हमारा वो स्टैटिक, मतलब एक कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ होती हैं जो चीज़ें अपनी जगह फिर कांस्टेंट होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल्स होती हैं, तो ये कांस्टेंट है, कुछ चीज़ें जो कि वो नहीं उसको समझ पाए। अच्छा, ये देखें ना, ये आप इस तरह से देखें ना कि ये किस तरह से होगा, ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न साइड है कश्मीर और लद्दाख, फिर उसके बाद जो सेंट्रल उनका है, यानी पूरा अगर आप LAC पे, जो अब LAC तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, पता नहीं किस तरह से उनका बॉर्डर आगे डिफाइन होगा, लेकिन ये है कि बीच में दरमियान में आप अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश है, और फिर उत्तराखंड है, और फिर आप मशरिक की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और उसके साथ सिक्किम है, जो सिक्किम वही फिर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और वो जहाँ पे हंगामे, और फिर नीचे वो आसाम और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त।
तो देखना यह है सारा, ममालिक जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक हद से ज़्यादा, जो मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता कि इंडिया ये क्यों अपने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क्यों उनकी क़यादत जो है ये नफ़रतें पैदा कर रही है, और नफ़रतों के नतीजे में इलेक्शंस में जाना सिर्फ नफ़रतों के सहारे और नारे लगाते हुए, ठीक है ना। वो आज अपने जो अकाबरीन हैं जिन्होंने उनको आज़ादी दिलाई, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके कातिल उनके हीरो हैं। जो गांधी जी की कितनी इज्जत है, पाकिस्तान में बड़ी इज्जत है, बिल्कुल है। लेकिन गांधी जी का जो कातिल है वो उनका हीरो है। अब वो ये समझ नहीं आ रही आज कि वो गांधी जी का मुजस्मा लगाते हैं, लेकिन हीरो दिल में अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि वो तो हमारा हीरो तो वो था जिसने कत्ल किया इस बंदे को। तो एक अजीब सा एक कन्फ्यूजन है, जो कि मेरा ख्याल है कि मतलब गांधी जी की और बाकी लोगों की तो उनकी तो बड़ी स्ट्रगल रही है ना, उनके कातिल का हीरो कैसे हो सकता है? ये नहीं बड़ी अजीब सी बात हो गई। यानी हम सैयद अकबर को कहें कि ये हीरो था हमारा, इन लियाकत अली खान को कत्ल किया, शहीद किया, ये तो बड़ी अजीब हो गई। इस तरह की एक सोच बैठी हुई है। तो ये अब इसमें यह है कि ये यहाँ पहले रीजनल ब्लॉक बेहतर हो, अल्लाह करे, किसी तरह से सार्क पहले एक्टिव हो दोबारा, किसी तरह से ये, लेकिन ये उस वक्त होगा ना जब वो आप मतलब कहीं से बात शुरू होगी। अब वो मतलब है कि अगर आप ये कहें कि जी वो मणिपुर के अंदर भी पाकिस्तान का, भाई ये तो अजीब बड़ी बात है। मतलब बीरेन सिंह पाकिस्तान के हैं, ये कुकीज़ पाकिस्तान के, मतलब ये सदी मतलब नहीं कई दहाइयों पुराना, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी परेशानी है कि ये एक बंदे को क्यों नहीं हटा के और वहाँ पे किसी भी तरह से सिक्योरिटी फोर्स को भेजते, मामला हल हो जाता। बहरहाल एनीवे, वो अब आज उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि मणिपुर काबू में आ रहा है और ठंडा हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ भी कह रहा हूँ कि देखें ये जो रीजन के, ये जो खित्ते के वाक़यात हैं ना, अभी कितनी अजीब सी बात है कि आपके सर के ऊपर, सर से मुराद ये कि नॉर्थ में हमारे बिल्कुल किनारे दुनिया की पहली सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, जो कि पहली दूसरी अभी हो गए हैं ना, अभी पिछले चंद महीने में जो है वो इंडिया दुनिया की सबसे, अब दुनिया की बड़ी आबादियों वाले दो मुल्क आपस में, जो कि बड़ा असला है न्यूक्लियर, यानी आप ये देखें कि यहां पर ये शायद दुनिया की वो वाहिद जगह है जहां 3 न्यूक्लियर स्टेट्स मौजूद हैं, 3 न्यूक्लियर स्टेट्स। और ये कितना एक अजीबोगरीब मामला है कि वो यानी पाकिस्तान क्या डिसएंगेज हो सकता है कि उसके साथ बिल्कुल दो बड़े ममालिक जो हैं उनके दरमियान जंग है, और उनमें से एक मुल्क हर दूसरे दिन बात कहता है कि 2 फ्रंट वॉर होगी, और हम कहते हैं नहीं होगी तो होगी, नहीं होगी। अच्छा, अभी अगर खुदा ना खासा छिड़ जाए तो वो सारी वो ऊपर से बुला लेंगे नीचे, और वो उधर से वो चाइना। देखें इसको इन मसाइल को हल करना होगा। अच्छा, ये कैसे हल होते हैं, ये किस फोरम पे हल होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन मतलब वो अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाए, पाकिस्तान ने अपनी बनानी है, लेकिन स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी जब आपके आवाम के अंदर सुकून होगा, इंसाफ होगा, ये महंगाई ख़त्म होगी, स्ट्रीट क्राइम, बेरोज़गारी, और आगे 20 साल का 10 साल का प्लान करें कि आबादी कितनी होगी, कैसे प्लान्स आपने बनाने। अब जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और यहाँ प्लान्स बनेंगे इंशाल्लाह, लंबे चौड़े बन रहे हैं, तो पहले तो होता है ना इंजीनियर को बुला लो, देख लो यार जगह वगह पक्की है तो यहाँ पे नहीं। अब आपने क्लाइमेट को भी देखना है, अपने क्लाइमेट को भी देखना है, आपने देखना है आगे जाके सैलाब, जलजले, ये वो सारा प्रायोरिटी में, बहुत प्रायोरिटी में क्लाइमेट सबसे ऊपर। दुनिया को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये बहस है कि क्या न्यूक्लियर से खतरा है या क्लाइमेट से खतरा है, ठीक है ना। तो ये जो है आप क्लाइमेट को मतलब डॉक्टर आदिल नजम हमारे बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं तो ग्लोबल लेवल के, तो वो इस वक्त उस अदारे को भी हेड कर रहे हैं, और वो उनकी बड़ी इस पर बातें भी हैं। और इंडिया में देखें अब जो कुछ हो रहा है कई उनके इलाकों में, पाकिस्तान में कभी हो जाता है, कभी ये अमेरिका में हो जाता है, अफ्रीका में नहीं है गालिबन, अभी तक तो नहीं आई कोई इतला कि कोई बड़ा उनका क्लाइमेट डिज़ास्टर हुआ है, लेकिन यूरोप के अंदर, इंग्लैंड में, बाकी जगहों पे, तो ये मेरा ख्याल है चाइना में, तो ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये जो नई सामने पॉलिटिकल एक लैंडस्केप इमर्ज हो रहा है, यानी जिसमें ये भी नहीं पता कि तहरीक इंसाफ किधर, तो मुस्लिम लीग काफ किधर, तो इस्तेकाम में पाकिस्तान, नून लीग की क़यादत की वापसी, मतलब ये वो सारी चीज़ें। इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए, अगर वक्त पे होगा तो ये फैसले तेज़ हो जाएंगे, और अगर ये फैसले
स्लो होंगे तो फिर ये टाइम आगे हो जाएगा, और इलेक्शन फिर ऐसा हो कि जो बिल्कुल यानी उसमें देखे ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये नैब तरामीम का फैसला उलट पुलट हो जाता है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तो चले मसाइल एक जगह पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी वो सेफ पैसेज बजाहिर ये लग रहा है कि अभी तक नहीं मिल सका है, और वो मिल क्यों नहीं ये मैंने बात पहले की, उन्होंने कहा था कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कि आपने जो है वो तो वो इस तरह से बराबर हुए कि बजाय इसके कि वो उनकी अहलियत ख़त्म होती, दूसरे भी नाअहल हो गए, तो ये भी तो बराबर ही है ना पलड़े। अब सवाल ये है कि दोनों की अहलियत कैसे ख़त्म होती है, कैसे ख़त्म होती है, क्या होता है, उस लैंडस्केप क्या होता है पॉलिटिकल, लेकिन ये कि टाइम पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने खुद कर दी है, बहुत शुक्रिया, खुद कर दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नादाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को उर्दू नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।